हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे ट्रैक स्टडी में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय रेलवे रेल पथ मैनुअल 2024 जो है उसकी एक करेक्शन स्लिप यानी शुद्धि पत्र निकला है और वो करेक्शन स्लिप नंबर 11 है और ये निकला है 26/2/2026 को। अपन जो भी पढ़ते हैं तो उसमें अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अपन अपडेट नहीं रहे और अपन गलत पढ़ के चले गए, अपडेट नहीं किया, तो फिर अपना सवाल जो है गलत हो सकता है। तो देखते हैं कि इस एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 11 के तहत क्या क्या बदलाव जो है किए हैं। तो ये देखिए, भारतीय रेल पथ नियमावली जो 2024 है उसकी करेक्शन स्लिप संख्या 11। तो इसमें दो चेंजेज करे हैं। पहला तो जो IRPWM का पैरा जो है 408 का 4 नंबर उसमें चेंज किया है। ठीक है, तो 408 जो है वो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। 408 क्या है? टर्नआउट और लूप पर गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाना। टर्नआउट मतलब अपना जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग होता है उसको बैक टू बैक, ये ऐसे, ये जो है इसको जोड़ते हैं, ये टर्नआउट होता है। एक टर्नआउट ये है, तो ये टर्नआउट होते हैं और ये टर्नआउट का उपयोग जो है रेलगाड़ी को एक लाइन से दूसरी लाइन पर ले जाने के लिए किया जाता है। और एक लूप लाइन, तो इस पे जो गाड़ियों की गति होती है वो कम होती है, तो जो 15 kmph की गति है उसको बढ़ाना है। ठीक है ना। ये था पैरा अपना 408 का 4। अब इसमें चेंज हुआ है। तो पहला है सेक्शन की लंबाई। तो टर्नआउट पर गति का उन्नयन यानी गति को बढ़ाने के लिए एक साथ कई सन्निहित स्टेशनों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि ट्रेन संचालन में उच्च गति का स्पष्ट लाभ प्राप्त हो सके। नीचे वर्णित कार्य लाइन के उस हिस्से पर भी और सभी लूपों पर कवर करना चाहिए। यानी कि जो ये कार्य करते हैं गति को बढ़ाने का, वो एक साथ कई स्टेशनों पे करना चाहिए, जिससे कि है ना अपन को इसका लाभ मिले। और जिस स्टेशन पे टर्नआउट पे जो स्पीड बढ़ाओगे तो वहाँ की जो लूप लाइन है उस पे भी स्पीड बढ़ाने का काम करना चाहिए। नेक्स्ट है टर्नआउट। तो टर्नआउट क्या होता है? रेलगाड़ी को एक लाइन से दूसरी लाइन पे ले जाने के लिए जो व्यवस्था होती है वो टर्नआउट होती है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति केवल PSC स्लीपरों पर बिछाए गए टर्नआउट, यानी कि अगर 15 किलोमीटर से अधिक की गति रखनी है तो PSC स्लीपर, है ना, प्री स्ट्रेट कंक्रीट स्लीपर, इसका ही उपयोग किया जाना चाहिए। वुडन स्लीपर या जो स्टील के स्लीपर है, ST स्लीपर, उस पर 15 से ज़्यादा की स्पीड नहीं रखेंगे। रनिंग लूप लाइनों पर सभी टर्नआउट कर्व्ड स्विचों के साथ बिछाए जाने चाहिए, जिसका न्यूनतम रेल सेक्शन जो है 52 kg होना चाहिए। तो ये जो लाइनें होती है दो तरीके की होती है, एक तो रनिंग लाइन और एक नॉन रनिंग लाइन। ठीक है ना, एक होती है नॉन रनिंग लाइन। तो जी ये जो रनिंग लाइन कौन सी होती है? रनिंग लाइन ऐसी लाइन होती है जहाँ पे रेलगाड़ी सिग्नल के द्वारा रिसीव और डिस्पैच की जाती है, और नॉन रनिंग लाइन में रेलगाड़ी जो है सिग्नल के द्वारा रिसीव या डिस्पैच नहीं की जाती है। ठीक है ना। तो जितनी भी रनिंग लाइनें हैं, रनिंग लूप लाइनें हैं, उसमें टर्नआउट जो है वो कर्व स्विच के साथ, यानी कि ये जो टर्नआउट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो स्ट्रेट स्विच और एक होता है कर्व्ड स्विच। ठीक है ना। तो स्ट्रेट स्विच जो होता है, स्ट्रेट स्विच जो होता है, इसमें क्या होता है
आपकी टंगरेल और स्ट्रोक रेल सीधी रहती है, सॉरी टंगरेल जो होती है वो सीधी रहती है, और कर्व्ड में क्या होता है, टंगरेल और स्ट्रोक रेल जो है वो कर्व्ड होती है, ठीक है ना। इन टर्नआउटों के सभी जोड़ जो है उसको वेल्ड कर देना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के कर्व्ड स्विचों के लिए अनुमेय गति, यानी कि ये जितने प्रकार के टर्नआउट है इस पे अधिकतम कितनी गति हो सकती है वो। तो पहला है 1 in 8.5 कॉर्ड स्विच ओवरराइडिंग या थिक वेब स्विच, ठीक है ना। तो एक तो अपने अभी लेटेस्ट नए नए स्विच आए जिसको थिक वेब स्विच बोलते हैं, एक पुराने जो है जिसमें स्ट्रेचर बार लगे हुए होते हैं वो ओवरराइडिंग वाले। तो 1 in 8.5 के ओवरराइडिंग या थिक वेब स्विच है तो उस पर गति जो है 15 kmph रहेगी, ठीक है ना। दूसरा, अपवाद सूची में शामिल न होने वाले माल स्टॉक के लिए इमरजेंसी क्रॉस ओवर पर 1 in 8.5 का थिक वेब कर्ड स्विच, तो उस पर 25 kmph। मतलब कुछ अपवाद सूची मतलब कुछ ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे 8.5 का पॉइंट नहीं डाला जाता लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप डाल दिया है, तो उसको छोड़ करके बाकी जितने भी 1 in 8.5 के थिक वेब स्विच है उस पर अधिकतम गति जो है वो 25 kmph रख सकते हैं। नेक्स्ट है 1 in 8.5 सिमेट्रिक स्प्लिट। तो सिमेट्रिक स्प्लिट क्या होता है कि जैसे आपका एक कोई पॉइंट है, ठीक है ना, इसको ऐसे बना सकते हैं, तो ये जो है आपका पॉइंट है और ये आपका क्रॉसिंग है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो लाइन की रेलवे ट्रैक की जो सेंटर लाइन है ये सेंटर लाइन क्रॉसिंग के सेंटर से होकर गुजरती है। तो इस तरीके का जो स्विच होता है इसको सिमेट्रिकल स्प्लाइट कहते हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर। तो ये सिमेट्रिकल स्प्लाइट कर्व जो स्विच जो है, टर्नआउट जो है, ये गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो जहाँ भी ये सिमेट्रिकल स्प्लिट कर्व स्विच है, चाहे वो ओवरराइडिंग हो या थिक वेब स्विच हो, वहाँ पे 30 kmph जो है मैक्सिमम स्पीड, परमिसिबल स्पीड होगी। नेक्स्ट है 1 in 8.5 का थिक वेब स्विच सिमेट्रिकल स्प्लिट कर्व्ड स्विच के साथ है, और अगर ये पैरा 408.5 के प्रावधानों के साथ अगर है तो उस पर 40 kmph की जो है गति सीमा मैक्सिमम स्पीड रहेगी। ये 408 का 5 क्या है ये अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 1 in 12, ये सॉरी इन है, तो 1 in 12 के कर्व स्विच है, चाहे वो ओवरराइडिंग है या थिक वेब स्विच है, उसमें मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड कितनी है 30 kmph। अगर यही पैरा 408 के प्रावधानों के अनुपालना के हिसाब से है तो ये जो गति जो है 40 kmph हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसमें चेंजेज हुए हैं। नेक्स्ट है रनिंग लूप लाइन। तो रनिंग लूप लाइन कौन सी होती है, जहाँ पे रेलगाड़ी सिग्नल के द्वारा आती है और सिग्नल के द्वारा जाती है, वहाँ पे ट्रैक स्ट्रक्चर में कम से कम 52 kg की रेल होनी चाहिए और ये शॉर्ट वेल्डेड रूप में होनी चाहिए, और स्लीपर घनत्व जो है 1 किलोमीटर में 1540 नग होने चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ जल निकासी की भी व्यवस्था उस पर होनी चाहिए। टर्न इन कर्व। टर्न इन कर्व क्या होता है, जैसे आपकी कोई ये लाइन है, ठीक है ना, अब यहाँ से एक पॉइंट निकला आपके, ठीक है, अब ये पॉइंट है ये सीधा ऐसे जाता है, यहाँ पे वापस कोई वो नहीं है, टर्नआउट नहीं है जोड़ने वाला। तो इस तरीके से ये जो कर्व बनता है, ये कर्व जो है ये टर्न इन कर्व कहलाता है, टर्न इन कर्व, ठीक है ना। तो ये तो टर्न इन कर्व है, और यहाँ पे जो ये कर्व बनता है ये वाला,
ये टर्न आउट कर्व है। ठीक है, तो दो तरीके के कर्व है, एक तो टर्न आउट कर्व, एक टर्न इन कर्व। तो ये टर्न इन कर्व है बाहर वाला जो पीछे तरफ बनता है। अगर यहाँ से सीधी लूप लाइन निकलती है तो फिर टर्न आउट कर्व बनता है। तो टर्न इन कर्व को टर्न आउट के समान रेल सेक्शन के साथ पीएससी स्लीपरों के साथ बिछाया जाना चाहिए। तो ये जो टर्न इन कर्व है ये टर्न आउट कर्व के समान, यहाँ पीएससी स्लीपर है तो ये भी पीएससी स्लीपरों के साथ बिछाया जाएगा। और एक स्लीपर से दूसरे स्लीपर के बीच की जो दूरी है वो 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है ना, 65 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 65 सेंटीमीटर का मतलब वही 1540 नग प्रति किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है टर्न इन कर्व को पैरा 408(2) के अनुरूप होना चाहिए। तो ये 408(2) पैरा क्या कहता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, विशेष रूप से लीड कर्व की कर्वेचर के संबंध में। ठीक है ना। टर्न इन कर्व के बाहरी तरफ 150 mm का अतिरिक्त शोल्डर बैलास्ट, यानी ये जो टर्न इन कर्व है तो इसमें ये बाहर की तरफ हुआ, तो यहाँ पे ये जो भाग है इधर 150 mm एक्स्ट्रा बैलास्ट कुशन जो है वो होना चाहिए। अब ये जो टर्न इन कर्व है इसका जो इंस्पेक्शन है वो टर्न आउट का जो इंस्पेक्शन है उसके समान ही होगा। जैसे कि आप टर्न आउट अगर 3 महीने में चेक करते हो तो टर्न इन कर्व भी 3 महीने में ही चेक किया जाएगा। तो ये था पहला चेंज। दूसरा चेंज है IRPWM 2024 के मौजूदा पैरा 408 में एक नया पैरा जो है 408 का 5 जोड़ा गया है। ठीक है ना। तो 408(4) तो रिप्लेस करा है और 408(5) जो है ये नया जोड़ा गया है। तो ये 5 क्या है, 1/12 थिक वेब कर्ड स्विच, 1/8.5 सिमेट्रिक स्प्लिट टर्नआउट और लूप लाइनों पर गति को 40 kmph तक बढ़ाने के लिए क्या सुनिश्चित अपन को करना है। ठीक है। तो टर्नआउट जो है पीएससी स्लीपरों के साथ बिछाया जाना चाहिए। पीएससी मतलब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर, तो पीएससी स्लीपरों के साथ बिछाया जाना चाहिए। और बिछाए जाने पर बिछाए गए थिक वेब कर्ड स्विच वाले 1/12 और 1/8.5 सिमेट्रिकल स्प्लाइट के जो टर्नआउट है वहाँ पे 40 kmph की अनुमति जो है वो दी जा सकती है। इसके बाद कम से कम 150 mm 150 मिलीमीटर यानी mm साफ गिट्टी कुशन जो है वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। और CMS क्रॉसिंग के जोड़ जो है उसको फिश प्लेटेड किया जा सकता है। तो CMS क्रॉसिंग के जोड़ जो है वो फिश प्लेटेड ही होते हैं। नेक्स्ट है कर्व्ड ट्रैक से निकलने वाला टर्नआउट। कर्व्ड ट्रैक मतलब जो गोलाई होती है, इस गोलाई में से अगर कोई टर्नआउट निकलता है तो वो कर्व्ड ट्रैक से निकलने वाला टर्नआउट कहलाएगा। यदि टर्नआउट कर्व्ड ट्रैक से निकलता है तो टर्नआउट कर्व की अनुमेय गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो सकती है। यानी कि जैसे आपका ये कर्व्ड ट्रैक है यानी गोलाई वाला ट्रैक है, यहाँ से अगर कोई टर्नआउट निकलता है आपका, जैसे ये यहाँ निकल गया, ठीक है, ये ऐसे या ये ऐसे, तो यहाँ पे जो है गति वो 40 kmph से कम हो सकती है। ऐसे टर्नआउट कर्व की गति क्षमता का निर्धारण टर्न आउट कर्व की परिणामी त्रिज्या और दिए गए कैंट के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैंट दिया गया है, गोलाई में क्या होता है, एक रेल जो होती है उसको दूसरी रेल के सापेक्ष थोड़ा ऊपर उठाया जाता है। ठीक है ना। तो वो जिस मात्रा में ऊपर उठाया जाता है वही क्या कहलाता है, उसका कैंट कहलाता है। ठीक है। ये कैंट जो है एक तो पॉजिटिव कैंट होता है, एक नेगेटिव कैंट होता है। तो जो विपरीत फ्लेक्सर है, विपरीत मतलब ये जो कर्व है इसकी विपरीत दिशा में, ये ऐसे विपरीत फ्लेक्सर है,
इसमें जो कैंट होता है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे जो कैंट होगा वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और ये जो टर्नआउट ऐसे निकलता है गोलाई की दिशा में, वो सिमिलर फ्लैक्चर होता है, ठीक है। कर्व ट्रैक पर थिक वेब स्विच बिछाने के लिए पैरा 411.2 और 412.3, ये जो है ना 412.2 और 412.3 क्या है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद टर्न इन या कनेक्टिव कर्व, ठीक है ना, टर्न इन या कनेक्टिव कर्व। तो टर्न इन कर्व क्या होता है वो मैंने बता दिया। टर्न इन कनेक्टिंग कर्व की गति क्षमता 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होनी चाहिए। तो जो भी आपने टर्न इन कर्व दिया है या कनेक्टिंग कर्व दिया है, उसकी गति क्षमता जो है वो 40 kmph से अधिक जो है वो होनी चाहिए। kmph से अधिक होनी चाहिए। टर्न इन कर्व की त्रिज्या टर्न आउट कर्व की त्रिज्या से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है जैसे आपका ये टर्न आउट है, यहाँ से ये निकला है टर्न आउट, और यहाँ पे ये, तो ये जो ये टर्न आउट कर्व की जो रेडियस है ये ऐसे, ये क्या है ऐसे, अगर इसको मिलाएंगे तो ये गोला सा बन जाएगा। तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस मतलब इससे टर्न इन कर्व की टर्न आउट कर्व से कम जो है वो नहीं होनी चाहिए। टर्न इन कर्व और टर्न आउट ये समान रेल सेक्शन होनी चाहिए। जैसे ये 60 kg का है तो ये भी 60 kg का है, ये 52 kg का है तो ये भी 52 kg का। टर्न इन कर्व को पीएससी स्लीपरों पर बिछाया जाना चाहिए। ये जो है पीएससी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर पे बिछाया जाना चाहिए। और इसके बीच की जो दूरी है, ये जैसे कि ये स्लीपर है, ये एक स्लीपर है और ये दूसरा स्लीपर है, तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो इसके सेंटर से सेंटर की दूरी जो है वो 65 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टर्न इन कर्व में बाहर की तरफ, यानी ये टर्न इन कर्व है आपका, ये बाहर की तरफ 150 mm एक्स्ट्रा शोल्डर बैलास्ट। तो शोल्डर पे जो बैलास्ट रहती है, जैसे कि ये स्लीपर है, ये स्लीपर के बाहर जो सिरों पे जो बैलास्ट होती है उसको शोल्डर बैलास्ट बोलते हैं। तो टर्न इन कर्व में बाहर की तरफ एक्स्ट्रा शोल्डर बैलास्ट जो है वो रखी जाती है। ये प्रावधान दो मुख्य लाइनों के बीच या मुख्य लाइनों और लूप लाइन के बीच क्रॉस ओवर में दो टर्नआउट को जोड़ने वाली कनेक्टिंग कर्व पे लागू होता है। यानी कि दो कोई मेन लाइन है, उसको जोड़ने वाला है कनेक्टिंग कर्व, या फिर मेन लाइन और लूप लाइन को जोड़ने वाला कनेक्टिंग कर्व है, तो उस पर भी ये नियम लागू होंगे। उसके बाद टर्नआउट और क्रॉस ओवर के लेआउट सही होने चाहिए और इसकी जांच जो है वो करते रहने चाहिए। अंदर बीच में कहीं किंक वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके बाद डीरेलिंग स्विच। डीरेलिंग स्विच क्या होता है? एक ऐसा स्विच होता है जिसमें आपके दो स्टॉक रेल होती है और एक टंग रेल होती है, ये ऐसा। तो ये कहाँ लगाते हैं? जैसे कि ये स्टेशन है, अब इस स्टेशन पे कोई गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, अब यहाँ से कोई गाड़ी आती है, मान लीजिए ये कहीं साइडिंग से है और यहाँ से कोई गाड़ी आती है, तो ये गाड़ी कभी गलती से रोल डाउन हो गई या अपना आप आ गई ब्रेक की वजह से, तो ये सीधी आके इसको नहीं टकरा जाए, इसलिए इसको ऐसा रखा जाता है। तो ये गाड़ी यहाँ आके डीरेल हो जाती है, इसलिए इसको डीरेलिंग स्विच कहते हैं। तो अगर कोई डीरेलिंग स्विच है तो 40 kmph करने से पहले उसको जो है रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है ना। फिर है रनिंग लूप पर ट्रैक, यानी जो रनिंग लाइन है उसकी जो लूप लाइन है उस पर ट्रैक कैसा होना चाहिए? तो 40 kmph की गति के अनुसार टर्न इन कर्व सहित रनिंग लूप पर न्यूनतम ट्रैक संरचना जो है रेल कौन सी होनी चाहिए? 52 kg होनी चाहिए और पीआरसी स्लीपर होने चाहिए और स्लीपर घनत्व न्यूनतम 1540 nग प्रति किलोमीटर होना चाहिए।
बेलास्ट कुशन जो है कम से कम 250 mm होना चाहिए, जिसमें से 150 mm जो है वो क्लीन बेलास्ट होनी चाहिए। RDSO की जो रिपोर्ट है CT31B, इसमें दिया हुआ है कि बेलास्ट लेस ट्रैक जो है, बेलास्ट लेस ट्रैक मतलब जिसमें बेलास्ट नहीं होती है, उस ट्रैक पे 40 kmph की गति को अनुमति कैसे देते हैं, ये सब इस रिपोर्ट में है। फिर गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने से पहले प्लेटफॉर्म के क्लीयरेंस की जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो प्लेटफॉर्म होता है उसके बाद ये जो लाइन होती है, तो यहाँ से ये जो सबसे ऊपर वाला जो स्टोन होता है, इसको कॉपिंग बोलते हैं। इस कॉपिंग से इसका जो क्लीयरेंस है वो सही है कि नहीं, तो यहाँ से ये कम से कम ट्रैक सेंटर से कॉपिंग की जो दूरी होती है वो न्यूनतम 1670 और अधिकतम 1680 होती है। तो वो क्लीयरेंस बराबर है कि नहीं है वो भी चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें 2-3 पैरा का जो है जिक्र हुआ है। एक तो 408(2), 411, 411(2) है ये, 3 नहीं है, 411(2) और 412(3) का जिक्र हुआ है। तो ये 408(2), 411(2) और 412(3) में क्या क्या है। तो पहला तो है 408, ये क्या है, गोलाइयों पर टर्नआउट के ऊपर गति, यानी जो गोलाई होती है उसमें जो भी टर्नआउट होता है उस पर गति के संबंध में ये बताता है। क्या बताता है, तो 408 का 2 नंबर जो है उसमें क्या है, यात्री यातायात वाली रनिंग लाइनों पर टर्नआउट। यात्री यातायात मतलब जिस लाइन पे पैसेंजर ट्रेन जाती है वो वाले, ठीक है ना। तो जिस रनिंग लाइनों पर यात्री ट्रेनों का आवागमन और प्रस्थान होता है उन पर बिछाए गए टर्नआउट को हमेशा 1/12 या उससे फ्लैटर यानी सपाट जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो देखिए ये क्या होता है कि जो 1/12 का जो टर्नआउट होता है इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। लंबाई ज़्यादा होने के कारण जो पैसेंजर कोच होते हैं उसकी भी लंबाई ज़्यादा होती है। तो लंबाई ज़्यादा होने के कारण गोलाई जो है वो थोड़ी फ्लैट होगी। तो 1/12 ये जो पैसेंजर कोच है वो आराम से उस पर मुड़ जाएगा, ठीक है ना। फिर है PCE यानी प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। ये जो होते हैं ये अपने मुख्यालय यानी कि जोन में इंजीनियरिंग के हेड होते हैं, ठीक है ना, की मंजूरी से सीधे ट्रैक पर असाधारण परिस्थितियों में कर्व्ड स्विच के साथ तो ठीक है ना, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर की मंजूरी से जो सीधे ट्रैक है असाधारण परिस्थितियों में जो है 1/8 का कर्व्ड स्विच जो है वो बिछाया जा सकता है। डबल या मल्टीपल सीधे ट्रैक के बीच इमरजेंसी क्रॉस ओवर जो ट्रेलिंग दिशा में बिछाए जाते हैं को 1/8 क्रॉसिंग के साथ बिछाए जाने की अनुमति दी जा सकती है ना। ट्रेलिंग डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे कि आपका ये कोई लाइन है और ये टर्नआउट है, ठीक है। अगर रेलगाड़ी इधर से आती है, ठीक है ना, तो ये कौन सी होगी, फेसिंग डायरेक्शन। और अगर रेलगाड़ी इधर से आती है तो ये क्या होगी, ट्रेलिंग डायरेक्शन। तो अगर 8.5 का पॉइंट मेन लाइन पे बिछाना है तो ओनली ट्रेलिंग डायरेक्शन में ही उसको बिछाने की अनुमति दी जा सकती है। स्नैक डेड एंड के लिए 1/8 सिमेट्रिकल टर्नआउट का उपयोग किया जा सकता है। स्नैक डेड एंड क्या होता है, आपने कहीं देखा हो तो लूप लाइन के आगे ऐसा एक लाइन जाती है और ये लाइन को जो है यहाँ पे एक दीवार सी बनी होती है और इस लाइन को पूरा मिट्टी के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक आगे जो है पूरा मिट्टी के रेती के अंदर दबा दिया जाता है। तो ये डेड एंड है, स्नैक्ड डेड एंड, ठीक है। तो इसके लिए 1/8 सिमेट्रिक स्प्लाइट टर्नआउट जो है उसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है।
डिजाइन के एक भाग के रूप में डिजाइन के एक भाग के रूप में टर्न आउट में अंतर्निहित यानी इनबिल्ट कर्वेचर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए रख रखाव और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर्व्ड मेन लाइन पर टर्नआउट बिछाते समय सामान्यतः बचना चाहिए, ठीक है ना। तो कर्व्ड मेन लाइन पे जो टर्नआउट बिछाते हैं उससे अपन को बचना चाहिए। और अगर देखिए, यदि स्थल की बाधाओं के कारण कर्व्ड मेन लाइन पर टर्नआउट बिछाना अपरिहार्य हो तो निम्नलिखित शर्तों के साथ बिछाया जा सकता है। तो अगर कर्व्ड मेन लाइन है और स्थल की बाधा है और उसके कारण वहाँ पे बिछाना जरूरी है, अपरिहार्य है, तो क्या कर सकते हैं अपन, गोलाइयों से निकलने वाले 1/12 या उससे कम ढलान वाले क्रॉसिंग के साथ टर्नआउट बिछाने के लिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिणामी लीड कर्व के साथ साथ मेनलाइन गोलाई की त्रिज्या जो है 350 मीटर से कम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये जो जैसे कि ये आपका कर्व अगर बिछाया है तो इस मेनलाइन कर्व की जो रेडियस होती है और इसकी लीड कर्व की जो रेडियस होती है, परिणामी लीड कर्व के साथ साथ मेनलाइन की जो रेडियस है वो 350 मीटर से कम जो है वो नहीं होनी चाहिए। और कर्व ट्रैक के अंदर की तरफ यानी ये ऐसे अंदर की तरफ 1/8.5 का जो कर्व स्विच है वो नहीं बिछाया जा सकता। और असाधारण परिस्थितियों में पीसी सर की स्वीकृति से जगह की कमी के कारण 1/12 का अगर टर्नआउट बिछाना संभव नहीं है तो कर्व स्विच के साथ 1/8.5 5 डिग्री तक की गोलाई के कर्व में बाहर की तरफ बिछाया जा सकता है, यानी ये बाहर की तरफ जो है इसको बिछाया जा सकता है 1/8.5 का 5 डिग्री, ठीक है ना। तो 5 डिग्री कर्व की रेडियस कितनी होगी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1750/R, D = 1750/R और R = हो जाएगा 1750/D, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1750/5। इसमें कुछ नोट दे रखे हैं, जो पैरा ई में जो प्रावधान दिए हुए हैं, पैरा ई कहाँ है ये देखो, ठीक है ना। वो कर्व्ड मेन लाइन वाला और इनबिल्ट कर्वेचर वाला, ठीक है ना। तो प्रावधानों के अनुरूप न होने पर अगर कोई मौजूदा टर्नआउट है तो उसको जारी रख सकते हैं, लेकिन जब कभी भी यार्ड रिमॉडलिंग होगी या योजनाबद्ध तरीके से उस टर्नआउट को जो है हटा दिया जाना चाहिए। मौजूदा यार्डों में यार्ड रिमॉडलिंग के दौरान असाधारण परिस्थितियों में जहाँ साइट की बाधाओं और तकनीकी आर्थिकी कारण से 804 में प्रावधानों का पालन करना व्यवहारिक नहीं है, कर्व्ड मेनलाइन के अंदर से कर्व्ड स्विच 1/12 या फ्लैटर बिछाने की अनुमति दी जा सकती है, ठीक है ना। तो कर्व्ड, ये मेनलाइन कर्व्ड है और इसके साथ अंदर की तरफ टर्नआउट बिछाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन जो परिणामी कर्व होगा उसकी त्रिज्या 290 मीटर से कम हो तो पीसी सर की व्यक्तिगत स्वीकृति जरूरी है। नेक्स्ट है, टर्न इन कर्व की त्रिज्या सामान्यतः 350 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो आपका टर्न इन कर्व है ये ऐसा, तो इस कर्व की जो रेडियस है वो 350 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये वाला इसकी 350 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि गोलाइयों से निकलने वाले टर्नआउट के लिए मौजूदा ट्रैक केंद्रों के कारण टर्न इन कर्व की त्रिज्या 350 मीटर अगर प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं है तो न्यूनतम 220 मीटर तक की
220 मीटर तक जो है उसकी अनुमति दी जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। वो शर्त क्या है? ऐसे टर्न इन कर्व जो है यहाँ पे सिर्फ पीएससी यानी पीआरसी स्लीपर ही होने चाहिए तथा स्लीपरों के बीच की दूरी जो है मेन लाइन के समान होनी चाहिए। यानी कि अगर मेन लाइन पे 60-60 सेंटीमीटर पे है तो यहाँ भी 60-60 सेंटीमीटर पे भी ही होने चाहिए। और मेन लाइन के समान ही जो है वो बैलास्ट का प्रोफाइल यानी गिट्टी भी मेन लाइन के समान ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है विपरीत झुकाव वाली गोलाइयाँ। विपरीत झुकाव मतलब ये जो है ये आपका कर्व है और ये विपरीत दिशा में, ये विपरीत झुकाव बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर, ठीक है ना। तो विपरीत दिशा में तो जब भी थिक वेब स्विच के साथ कर्व पर बिछाए गए टर्नआउट के लिए स्टॉक रेल और टंग रेल की प्री कर्विंग जो है उसके निर्माण के दौरान ही की जाएगी। जैसे कि ये कितने डिग्री का कर्व है, उस डिग्री के कर्व के हिसाब से ही इसकी प्री कर्विंग जो है जब इसको बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, तभी कर दी जाएगी, ठीक है। और प्री कर्विंग और स्लीपर स्पेसिंग जो ये एनेक्सर 4/6 जो है, जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाले चैप्टर के पीछे दिया हुआ है, उसके अनुसार होगी। फिर है सिमिलर फ्लेक्चर यानी समान झुकाव वाली गोलाई। तो थिक वेब स्विच के साथ कर्व स्विच पर बिछाए गए टर्नआउट, स्टॉक रेल, टंग रेल की प्री कर्विंग ये भी निर्माण के दौरान ही की जाएगी। ये सिमिलर फ्लेक्चर के हिसाब से की जाएगी। जैसे ये आपका ये टर्नआउट इधर निकल रहा है तो ये तो हो गया सिमिलर फ्लेक्चर। तो इसकी भी कर्विंग जो है इसके निर्माण के दौरान ही की जाएगी, ठीक है ना। तो चाहे सिमिलर हो चाहे कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर हो, इसका जो कर्वेचर है वो निर्माण के दौरान ही किया जाएगा। और प्री कर्विंग और इसका जो है वर्णन एनेक्सर 4/7 पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाले चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी आपकी एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 11। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।